Hello everyone, I welcome you all to my channel Escalate Academy Educating India in a Lucid Way। मेरा नाम है अमित वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2019 से पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पहले आए हुए हैं। तो अब उन्हीं को हम नेक्स्ट लेक्चर 4th में कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैं हूँ और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कहीं ट्विटर पे तो ये मेरी ट्विटर अकाउंट है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरी फेसबुक आईडी है। आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 800 the effective length of compression member effectively held in position and restrained against rotation at both the ends, यानी कि दोनों एंड्स पर restrained against rotation है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमने कंडीशंस दी हुई हैं। तो ये पहला कंडीशन क्या है? इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ द एंड्स, ठीक है। अगर बोथ एंड्स पे रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन है तो यहाँ पे क्या इसका इफेक्टिवली रिकमेंडेड वैल्यू है 0.65 L, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0.65 L इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, फिलेट वेल्ड का साइज कैसे इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, अगर हम उस फिलेट मान लीजिए, अगर हम दो वेल्ड को इस तरीके से आपस में जोड़ रहे हैं, दो प्लेट्स को, यहाँ पे हमने फिलेट वेल्डिंग कर दी, ठीक है। अब एक जो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल का जो साइड होगा, दिस साइड, ये जो साइड होती हैं ये कहलाता है S इज द साइज ऑफ वेल्ड। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ से इस थ्रोट थिकनेस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस हाइपोटेन्यूज पे, तो ये कहलाता है थ्रोट थिकनेस ऑफ द वेल्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय साइज ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बीम दैट कैरीज एक्सियल लोड ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन may be ignored when the axial load is, the डिफ्लेक्शन का इफेक्ट हम इग्नोर कब करेंगे, कब कर सकते हैं? जब पी बीम पर हमारा मान लीजिए इस तरीके से लोडिंग लगी हुई है, ठीक है, ये हमारा बीम है और इस तरीके से यहाँ पर लोडिंग लगी हुई है। तो इस लोड के कारण यहाँ पर डेल्टा डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। अब अगर ये डेल्टा डिफ्लेक्शन हमको नेग्लेक्ट करना है, यानी कि इसको हटाना है, तो हमें यहाँ पर एक टेंसाइल लोड लगाना पड़ेगा ताकि ये जो है नीचे सैग ना करे, ठीक है। तो यानी कि बेंड ना करे, तो इस वजह से हमें यहाँ पर टेंसाइल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं। द रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस टू प्लास्टिक मॉडुलस फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ स्टील। ये क्वेश्चन हमने पहले भी ऑब्जेक्टिव सीरीज में किया हुआ है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। द जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब ऑफ एन आई सेक्शन, जो फ्लैंज, जैसे अगर ये आपका आई सेक्शन है, ठीक है, ये अगर आपका आई सेक्शन है, दिस इज योर आई सेक्शन, और जो वेब जो जंक्शन है फ्लैंज और वेब का, ये आपका फ्लैंज हो गया, ये आपका वेब हो गया, इन दोनों के बीच का जंक्शन, ये इसका जंक्शन हो गया, ठीक है। तो द जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड वेब ऑफ एन आई सेक्शन, इस जंक्शन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिलेट वेब जॉइंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड, ये भी हमने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, तो इसका आंसर प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और बाकी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं यहाँ पर पे। ड्यू टू साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग, इफ़ टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी, जो रिवर्स साइकिल की वजह से जो एक्यूमुलेटेड टोटल स्ट्रेन एनर्जी है exceed the toughness, then the fracture failure occurs and the strength corresponding to it
इज नोन एज फैटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, अगला देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगेंस्ट इम्पैक्ट इज नोन एज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ दैट इज टफनेस। अगला देखते हैं। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल अगेंस्ट टेंशन इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द यील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द यील्ड पॉइंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी बी। correct answer will be A. No, sorry, correct answer will be fatigue. D will be the correct answer for this question. ठीक है, अगला देखते हैं। A steel plate is 300 mm wide and 10 mm thick. ठीक है, स्टील प्लेट दी हुई है, ये आपको स्टील प्लेट दे रखी है जिसकी थिकनेस आपको 10 mm दे रखी है, आपको थिकनेस दे रखी है। दिस थिकनेस इज ऑफ वेल इज गिवन एज 10 mm थिक दे रखा है एंड 300 mm 300 mm वाइड दे रखा है। और रिवेट का नॉमिनल डायमीटर कितना है? 18 mm रिवेट का डायमीटर इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, रिवेट का डायमीटर कितना दे रखा है? 18 mm डायमीटर। तो अब नेट सेक्शनल एरिया प्लेट का कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम पता है कि जब कभी भी डायमीटर लेस देन 25 mm होता है तो उसमें कितना जोड़ते हैं? डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाता है? 18 + 1.5, यानी कि हम 1.5 mm उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना आया? दिस विल बी 19.5। ठीक है, अब हमें नेट सेक्शनल एरिया निकालना है। तो नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे? नेट सेक्शनल एरिया विल बी इक्वल टू टोटल एरिया कितना इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ रिवेट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया कितना हुआ? 300 × 10 mm माइनस एरिया ऑफ रिवेट वेल क्योंकि थिकनेस दे रखा है तो 19.5 × 10। ठीक है, तो कितना आया? 3000 माइनस 195। दिस विल बी इक्वल टू 2805 mm² is the correct answer for this question. Hence B is the correct answer for this question. अगला देखते हैं। The effective length of a column is the length between the points of। effective length कौन सी लेंथ होती है? It is the length between the 2 points of contraflexure। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की जो लेंथ होती है वो कहलाती है इफेक्टिव लेंथ। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, यानी कि 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पर जीरो बेंडिंग मोमेंट है उनके बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है इफेक्टिव लेंथ। सो करेक्ट आंसर विल बी पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट्स। ठीक है, हेंस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। 4 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द सेम मटेरियल हाइट एंड वेट हैव द सेम एंड कंडीशंस। ठीक है, यानी कि 4 वर्टिकल कॉलम्स दिए हुए हैं हमको जिसका सेम मटेरियल है, हाइट और वेट है एंड हैव द सेम एंड कंडीशंस भी उनकी सेम है। तो द बकलिंग लोड विल बी द लार्जेस्ट फॉर अ कॉलम हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। बकलिंग लोड किसके लिए सबसे अधिक लार्जेस्ट होगा? तो ये देख लीजिए, हमें पता है बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यूलर्स बकलिंग लोड P = π² EI/L इफेक्टिव। तो आप यहाँ इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंस वेट इज सेम देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन विल बी द सेम। फॉर द सेम एरिया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो थिन सर्कल इज मोर दैन द रिमेनिंग सेक्शन, यानी कि अगर हॉलो थिन सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो hence buckling load will be largest for a column having a hollow cross section. Hence correct answer will be B is the correct answer for this question. ठीक है, अगला देखते हैं। If the angle between fusion faces of a fillet weld is 60 डिग्री to 90 डिग्री, यानी कि फ्यूजन फेसेस के बीच में जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री to 90 डिग्री दिया हुआ है। द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स विल बी। अब हमें इफेक्टिव थिकनेस थ्रोट थिकनेस निकालनी है तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, एज पर IS कोड कह सकते हैं इसे,
तो एंगल हमने मेंशन दिए हुए हैं आपको, और इसमें थ्रोट थिकनेस आपको दिया हुआ है। तो अगर 60 से 90 के बीच में है तो थ्रोट थिकनेस विल बी 0.7, 91 से 100 है तो इट विल बी 0.65, और अगर 101 से 106 डिग्री है तो इट विल बी 0.6, और अगर 107 से 113 है तो इट विल बी 0.55, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 60 to 90 डिग्री, हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। In case of I section steel beam, shear capacity of flange is neglected, shear capacity of web is neglected, shear capacity of both flange and web is neglected, या none of the above। देख लेते हैं। In case of I section, shear capacity of flange is neglected, यानी कि जो flange होता है इस flange की shear capacity को neglect कर दिया जाता है, तो hence correct answer will be shear capacity of flange is neglected, यानी कि A is the correct answer for this question, ठीक है। अगला देखते हैं। vertical web stiffeners are used in plate girders। हम vertical web stiffeners का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि स्टिफनर्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और एक वर्टिकल स्टिफनर। और गाइज उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को हमने बहुत मेहनत से बनाया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स, हमने इस स्टिफनर्स के बारे में आपको बताया हुआ है, तो और सभी लेक्चर्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के उन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर तो देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर प्राइमरी सेफगार्ड अगेंस्ट बकलिंग ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होते हैं वो सेफगार्ड अगेंस्ट बेंडिंग कंप्रेशन करते हैं, और इट इंक्रीजेज द बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब, वेब की बेंडिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फिर वर्टिकल स्टिफनेस क्या होते हैं, इज प्राइमरी सपोज टू रेजिस्ट द शियर बकलिंग, वर्टिकल जो स्टिफनेस होते हैं वो शियर बकलिंग को रेजिस्ट करते हैं, बट लिटिल बिट बेंडिंग बकलिंग को भी थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी काम होता है शियर बकलिंग को रेजिस्ट करना। तो इसके मतलब वर्टिकल वेब स्टिफनेस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं क्यों, अवॉइड बकलिंग ऑफ गर्डर, इम्प्रूव द एस्थेटिक ऑफ गर्डर, इंक्रीजेज द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ गर्डर, या नन ऑफ द अबव, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर टू अवॉइड बकलिंग ऑफ द गर्डर। अगला देखते हैं। द वीकेस्ट प्लेन इन अ फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड में वीकेस्ट प्लेन क्या होता है, थ्रोट इज द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द फिलेट वेल्ड, यानी कि साइड along the throat, then along the throat will be the weakest section, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड एट बोथ द एंड्स इन पोजिशन बट नॉट रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन इज x टाइम्स इट्स लेंथ बिटवीन टू एंड्स वेयर x इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देख सकते हैं एल इफेक्टिव हमने x इज इक्वल टू एल ले लिया है, तो आप दोनों एंड्स हमारे हिंज हैं, तो यहाँ पर एल इफेक्टिव की वैल्यू l के इक्वल रहती है, so x L effective will be equal to L, so x will be equal to 1, hence correct answer for this question will be D is the correct answer for this question। अगला देखते हैं। Which of the following methods of design is not suitable for structure subjected to impact and fatigue? ऐसे स्ट्रक्चर जो इम्पैक्ट एंड फटीग हैं को सब्जेक्टेड हैं, इनमें से कौन सी डिज़ाइन इनको सूटेबल नहीं करती, देख लेते हैं। कनेक्शंस whether riveted, bolted or welded can be designed as flexible, semi rigid or rigid connection, ठीक है। फ्लेक्सिबल कनेक्शन सिर्फ रेजिस्ट शियर को रेजिस्ट करता है, रिजिड कनेक्शन शियर एंड बेंडिंग को रेजिस्ट करता है, और सेमी रिजिड जो कनेक्शन होता है ये आपका बेंडिंग मोमेंट इन बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, यानी कि फ्लेक्सिबल और रिजिड के बीच का जो मोमेंट होता है वो आपका सेमी रिजिड रेजिस्ट करता है, ठीक है। और प्लास्टिक डिज़ाइन कंसिडर्स द कंप्लीट मोबिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ क्रीप, फैटीग, इम्पैक्ट एंड श्रिंकेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच डज नॉट सब्जेक्टेड स्ट्रक्चर नॉट सूटेबल फॉर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट एंड फैटीग, ठीक है। तो इम्पैक्ट एंड फैटीग कौन सा है, प्लास्टिक डिज़ाइन
कंसिडर्स कंप्लीट मॉडल। ठीक है, प्लास्टिक डिज़ाइन हमने देखा था कि ये जो है इन फैटीग को, इम्पैक्ट को एंड क्रीप को एंड श्रिंकेज को अकाउंट फॉर नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर विल बी प्लास्टिक डिज़ाइन इज द करेक्ट आंसर, हेंस डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी बेस्ड असेसमेंट ऑफ सेफ्टी इज इंश्योर्ड बाय प्लास्टिक एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड या रिलायबिलिटी अप्रोच। तो इसमें हम देख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी बेस्ड असेसमेंट ऑफ सेफ्टी इज इंश्योर्ड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड एंड रिलायबिलिटी अप्रोच। सो करेक्ट आंसर विल बी स्टैटिस्टिकल एंड रिलायबिलिटी अप्रोच, यानी कि 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। ऑन विच कनेक्शन लोड इज नॉट एसेंट्रिक, कौन से कनेक्शन पर लोड एसेंट्रिक नहीं होता है। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लोड दे रखे हैं। जैसे पहला आपका लैप जॉइंट है, तो लैप जॉइंट में एक लोड ऊपर लगा, एक लोड नीचे लगा, तो जाहिर सी बात है इसमें एसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी। दूसरा है आपका सिंगल कवर बट जॉइंट। अब सिंगल कवर बट जॉइंट है तो एक पी इधर लगा, एक पेन टेंशन इधर लगा, तो यहाँ पर आपका कवर प्लेट है तो एसेंट्रिसिटी ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पे डबल कवर बट जॉइंट है तो यहाँ पर भी एसेंट्रिसिटी ज़ीरो हमारी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एसेंट्रिसिटी सिंगल कवर में भी ज़ीरो हो रही है और डबल कवर में भी ज़ीरो हो रही है। तो बट एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट हमारा डबल कवर बट जॉइंट होता है, तो हम डबल कवर बट जॉइंट पे ही आंसर लगाएंगे, हेंस सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। When wind or seismic forces are considered for structural design, allowable stress in material are generally increased by, जो allowable stresses होती हैं due to seismic forces structural design में इंक्रीज कर दी जाती हैं 33.13% से, और जो आपके बोल्ट, रिवेट, वेल्ड इनमें हम allowable stresses को इंक्रीज करते हैं 25% से। सो करेक्ट आंसर विल बी 33.313% एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे रिवेट, वेल्ड और बोल्ट्स पूछा जाता तो हम उसमें 25% कर सकते थे। ठीक है, तो वहाँ पे उस हमारा आंसर 25% होता। अगला देखते हैं। हॉरिजॉन्टल वेब स्टिफनर्स आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर इफ डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब रेशियो इज लार्जर दैन। यहाँ पे हमने कंडीशंस दी हुई हैं। अगर डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब अगर लेस दैन 85 है तो हम कोई भी स्टिफनर रिक्वायर नहीं होगा, यानी कि हम कोई भी स्टिफनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर ये हम 85 से 200 के बीच में है तो हम सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये रेशियो 200 से 250 तक के बीच का है तो अपार्ट फ्रॉम वर्टिकल स्टिफनर हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को भी प्रोवाइड करेंगे, और एट अ डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन फ्लैंज इक्वल टू 2/5 ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि 2/5 ऑफ द फिगर डिस्टेंस पे हमने ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आपका D/TW ग्रेटर दैन 400 है तो आपको सेक्शन को रीडिज़ाइन, फिर से डिज़ाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, हेंस करेक्ट आंसर विल बी, जैसे कि हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डी इज़ द करेक्ट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में मार्क करना रहता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा 300 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आप देख सकते हो 250 के बीच में हम वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, 300 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज दैट, स्टील मेंबर का मेन एडवांटेज क्या होता है कि इसकी पर यूनिट वेट ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट ज़्यादा होगा। देयरफॉर स्टील मेंबर ऑफ स्मॉल सेक्शन विच हैज़ लिटिल सेल्फ वेट विल बी एबल टू रेजिस्ट हैवी लोड, यानी कि ऐसा स्टील सेक्शन जिसका खुद का तो भार कम है लेकिन वो अधिक लोड रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रॉपरली मेंटेन्ड स्टील स्ट्रक्चर्स हैज़ अ लॉन्ग लाइफ होती है एंड इट इज़ गैस एंड वाटर टाइट, गैस एंड वाटर टाइट भी स्टील होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी it has high strength, yes. It has gas and water tight, correct. Has long life, yes. So D, all of the above is the correct answer for this question. ठीक है,
फिर अगला देखते हैं, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स रोल्ड स्टील आई सेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, इन अ प्लेट गर्डर ब्रिज इफ थिकनेस ऑफ वेब इज लेस दैन d by 200 where d is the unsupported web depth of web and the web plate should be provided with। इधर जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये कंडीशंस हमने पहले ही डिस्कस करी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर इफ थिकनेस ऑफ वेब इज़ लेस दैन d by 200 से अगर थिकनेस ऑफ वेब कम है तो यानी कि हम सिर्फ वर्टिकल स्टिफ, अगर 85 से कम है d by थिकनेस ऑफ वेब तो हमें कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 85 से 200 के बीच में है तो हमें सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर 200 से 250 के बीच में है तो हम वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड करेंगे। एक बार हमने फिर से कंडीशंस पढ़ ली हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ प्लेट गर्डर इज द थिकनेस ऑफ वेब इज़ लेस दैन d by 200। अगर थिकनेस ऑफ वेब जो है लेस दैन d by 200 है तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एंड स्टिफनर, या बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। तो इस केस में करेक्ट आंसर विल बी ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 200 तक का है, 200 या 200 तक का थिकनेस है तो हमको वर्टिकल स्टिफनर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर 200 से 250 बीच में होता तो इसमें हम वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का भी इस्तेमाल करते, और कितने हाइट पर 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज, ठीक है। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।